नमस्कार। क्या आपको पता है एक प्राचीन शिव मंदिर प्रे-विहेयर आज भी थाईलैंड और कंबोडिया के बीच विवाद का केंद्र बना हुआ है। इस मंदिर की कहानी सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि राजनीति, इतिहास और धार्मिक परिवर्तन से जुड़ी हुई है। तो चलिए आज जानते हैं एक ऐसे हिंदू मंदिर के बारे में जो पूरे साउथ एशिया की जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बन गया है। आज हम जानेंगे कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया और ये भी जानेंगे कि इस मंदिर पर एक्चुअल हक किसका है। ये कहानी शुरू हुई जब प्रे विहेर टेम्पल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ, यानी 893 एडी के अराउंड। तब इस रीजन जो मॉडर्न डे में थाईलैंड और कंबोडिया है, वहां एक एम्पायर था, खमेर एम्पायर। तब यहाँ के एम्परर इंद्रवर्मन फर्स्ट ने इस टेम्पल का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। ये हिंदू टेम्पल है, प्रमुख रूप से भगवान शिव को समर्पित है। पहले यहाँ सिर्फ एक छोटा हर्मिटेज बनाया गया था, लेकिन किंग यशोवर्मन फर्स्ट ने, जिनका शासन 889 से 910 एडी के बीच रहा, उन्होंने यहाँ पत्थरों से बना मंदिर बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद कई खमेर राजाओं ने, खासकर सूर्यवर्मन फर्स्ट और सूर्यवर्मन सेकंड ने इस मंदिर को आगे बढ़ाया। नए गेटवेज बनाए गए, पेवमेंट्स, गैलरीज और शिखर बनाए गए। मंदिर के आखिरी रूप 11th से 12th सेंचुरी के बीच तैयार हुआ। इसका मतलब ये था कि इस मंदिर को टाइम टू टाइम बेहतर बनाते गए। ये टेम्पल लोकेटेड है टॉप ऑफ ए 25 मीटर क्लिफ इन दी डांगरेक माउंटेन्स। ये डांगरेक माउंटेन्स ही आज के थाईलैंड और कंबोडिया का नेचुरल बॉर्डर बनाते हैं। खमेर एम्पायर का सेंटर तो कंबोडिया में था, बट खमेर एम्पायर के एक्सपेंशन में आज के थाईलैंड के काफी बड़े हिस्से शामिल थे, खासकर 9th से 13th सेंचुरी के बीच, जब खमेर एम्पायर अपने पीक पर था। उसका असर पूरे साउथ ईस्ट एशिया में था, जिसका मॉडर्न थाईलैंड के काफी इलाके भी आते थे। उस वक्त मॉडर्न थाईलैंड जैसा कुछ नहीं था, बल्कि वहाँ कई छोटे छोटे रियासत और किंगडम्स थे। खमेर एम्पायर ने कई जगह अपना इन्फ्लुएंस और एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश किया था। खमेर एम्पायर की कैपिटल थी अंकोर, जो कंबोडिया में थी। फिर क्या होता है, 13th से 15th सेंचुरी के बीच खमेर एम्पायर का डाउनफॉल शुरू होता है, जो एक लंबा प्रोसेस था। खमेर एम्पायर के डाउनफॉल के बहुत सारे रीजंस थे। अंकोर जो खमेर एम्पायर की कैपिटल थी, वहां बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल क्राइसिस आया। कभी बहुत ज्यादा बारिश, कभी बहुत बड़ा सूखा, जिसकी वजह से उनका इरिगेशन सिस्टम, वाटर मैनेजमेंट बुरी तरह से फेल हो गया। इससे खेती बर्बाद हुई, अनाज की कमी हुई और बहुत सारे लोग शहर छोड़ने लगे। उसी दौरान राजघराने में भी पावर स्ट्रगल बढ़ गया और सक्सेशन को लेकर फाइट्स भी हुई। इससे किंगडम अंदर से वीक हो गया। पहले खमेर एम्पायर में किंग्स को देवता के बराबर माना जाता था, मतलब उनको डिवाइन किंग माना जाता था। ये बिलीफ हिंदू धर्म पर आधारित था। लेकिन 13th सेंचुरी के एंड तक थेरावादा बुद्धिज्म कंबोडिया में फैल गया, जिसमें किंग्स को डिवाइन अथॉरिटी मानना बंद कर दिया। इन सब रीजन से राजघराने की डिवाइन पावर खत्म हो गई। मंदिर बनवाने का काम रुक गया या कम हो गया। पॉलिटिकल यूनिटी टूटने लगी और लोकल लॉर्ड्स या छोटे शासक ज्यादा पावरफुल हो गए। सेंट्रल कंट्रोल कमजोर पड़ गया और एम्पायर में फ्रेगमेंटेशन बढ़ गई। ऊपर एक वर्ड आया था, थेरवादा बुद्धिज्म। इसका क्या मतलब होता है कि बौद्ध धर्म की ही एक ब्रांच है जो सबसे पुरानी है और सबसे मूल आश्रित परंपरा मानी जाती है। ये मुख्य रूप से श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में प्रचलित है। जैसे खमेर एम्पायर में हिंदू धर्म को रिप्लेस कर दिया गया, ऐसे ही इंडिया में भी हिंदू धर्म खतरे में था 10th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य जैसे योगी ने हिंदू धर्म को डूबने से बचाया। आदि गुरु शंकराचार्य पर मैंने एक डेडिकेटेड लेक्चर बनाया है, अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। वैसे भी खमेर एम्पायर की इकोनॉमी पहले खेती पे डिपेंड करती थी, जबकि बाकी साउथ ईस्ट एशिया में पोर्ट सिटीज और मैरीटाइम ट्रेड बूम पर था। अंकोर जैसे लैंडलॉक्ड शहर की वैल्यू धीरे धीरे कम होने लगी। लोग नए ट्रेड सेंटर्स की तरफ जाने लगे और दूसरी साइड थाईलैंड में एक एम्पायर धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा था। नाम था इसका अयुथाया किंगडम। फिर क्या होता है, 1431 में थाई अयुथाया एम्पायर ने खमेर साम्राज्य की राजधानी अंकोर पर हमला कर दिया, जिससे सेंचुरीज पुरानी खमेर सत्ता अचानक हिल गई। खमेर एम्पायर इंटरनली पहले से ही कमजोर हो चुका था और इस अटैक को डिफेंड नहीं कर पाया। अयुथाया की सेना ने अंकोर पर कब्जा कर लिया।
हजारों लोगों को बंदी बना लिया और खमेर राजा को राजधानी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद खमेर राजवंश ने बचे कुचे साम्राज्य को संभालने के लिए पहले साउथ के कंबोडिया के बासन, फिर लवेक, फिर उडोंग और अंत में phnom पेन को अपनी नई राजधानी बनाना शुरू किया। इस दौर में कंबोडिया का बड़ा हिस्सा थाई अयुथाया का वैसल स्टेट बन गया, जहां खमेर राजाओं को हर साल ट्राइब्यूट भेजना पड़ता था और कई बार अपने परिवार के सदस्यों को खाली हाथ नहीं बल्कि बंधकों के रूप में भेजना होता था। अंकोर, जो कभी एक महान सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र था, धीरे धीरे जंगल से ढक गया और वीरान हो गया। फिर अयुथाया किंगडम भी धीरे धीरे खत्म हो गया और 1767 से 1782 तक थोनबुरी किंगडम और फाइनली 1782 से बैंकॉक किंगडम की चक्री डायनेस्टी ने रूल स्टार्ट किया। इस तरह 15वीं से 19वीं शताब्दी तक कंबोडिया बफर स्टेट बन गया, जहां थाई किंगडम्स और वियतनामीज रूलर्स अपना प्रभाव जमाने के लिए बार बार टकराते रहे। खमेर राजा अक्सर थाई और वियतनामीज कोर्ट्स की इजाजत के बिना गद्दी पर नहीं आ सकते थे और कई बार उन्हें दोनों तरफ से ट्राइब्यूट देना पड़ता था। कभी अपने परिवार के सदस्यों को होस्टेज के रूप में भेजना पड़ता था। थाईलैंड का प्रभाव कंबोडिया के सेंट्रल और वेस्टर्न हिस्सों पर छा गया, जबकि वियतनाम ने कोस्टल और ईस्टर्न रीजन पर अपना कंट्रोल बढ़ा लिया। ये दौर कंबोडिया के लिए एक पॉलिटिकल और कल्चरल क्राइसिस का समय था, जहां वो अपने दोनों बड़े पड़ोसियों के बीच पिसकर एक कमजोर वेसल स्टेट बनकर रह गया था। इसके बाद क्या होता है, फ्रांस ने 1858 में साउथ वियतनाम पर कब्जा कर लिया और थाई वियतनामीज अग्रेशन से थककर खमेर किंग नोरडोम फर्स्ट ने फ्रांस से प्रोटेक्शन मांगी और कंबोडिया 1863 में फ्रेंच प्रोटेक्टोरेट स्टेट बन गया। कंबोडिया को मॉडर्न नेशन स्टेट जैसी शेप मिलनी शुरू हुई, बाउंड्रीज फिक्स हुई और फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन आया। फ्रेंच आर्कियोलॉजिस्ट ने अंकोर टेम्पल्स को रीडिस्कवर किया और अंकोर एक वर्ल्ड फेमस आर्कियोलॉजिस्ट साइट बना। phnom पेन नई राजधानी बनी, जहां से मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ। फिर 1904 में फ्रांस और सियाम किंगडम, सियाम थाईलैंड का पुराना नाम है, ने बाउंड्री फिक्स करने के लिए एक ट्रीटी की और इस ट्रीटी को 1904 की वाटरसाइड ट्रीटी कहा गया। थाईलैंड और फ्रांस दोनों ने डिसाइड किया कि बाउंड्री दोनों देशों के बीच नेचुरल वाटरसाइड लाइन के बेस पर होगी। वाटरसाइड एक ऐसी रिज यानी पहाड़ी लाइन होती है जहां से पानी दोनों साइड्स में डिवाइड होता है। रिज मतलब सबसे ऊंचा और तंग सा छोटा रास्ता होता है। जैसे कि बारिश गिरती है एक रिज पर या चोटी पर तो पानी दोनों साइड बहेगा, या तो लेफ्ट में या राइट में। तो फ्रांस ने डिसाइड किया कि एक साइड से पानी जाएगा वो थाईलैंड होगा और दूसरी साइड से पानी जाएगा वो कंबोडिया होगा। प्रे विहेर टेम्पल ज्योग्राफिकली रिज के नॉर्थ में है, जो थाईलैंड साइड में आता है। फिर फ्रांस के एक कॉलोनियल ऑफिसर ने 1907 में एक ऑफिशियल मैप बनाया, जिसमें उन्होंने बाउंड्री ड्रॉ की और प्रे विहेर टेम्पल और बटमबैंग सियाम रीप को कंबोडिया के अंदर दिखाया गया और मुआन थोम टेम्पल को थाईलैंड में दिखाया गया, जबकि कंबोडिया उसको अपनी टेरिटरी में मानता है। फ्रांस ने टोटल 1817 किलोमीटर लंबी बॉर्डर ड्रॉ की। प्रे विहेर टेम्पल ज्योग्राफिकली नॉर्थ में था, जो वाटरसाइड ट्रीटी के अकॉर्डिंग थाईलैंड में आना चाहिए, लेकिन जो ऑफिशियल मैप बनाया गया उसके अकॉर्डिंग वो कंबोडिया में था। यानी मैप ओरिजिनल 1960 ट्रीटी के प्रिंसिपल के अगेंस्ट था। इस मैप को थाईलैंड ने एक्सेप्ट कर लिया और ये एरियाज कंबोडिया का हिस्सा मान लिया गया। ये थाईलैंड की सबसे बड़ी गलती थी और या कह सकते हैं कि सबसे बड़ी बेवकूफी थी। लेकिन बाद में थाईलैंड ने प्रे विहेर के आसपास के एरिया पर अपना क्लेम दोहराया और इस रीजन पर डिस्प्यूट स्टार्ट हो गया। ट्रीटी ने इन टेरिटरीज को ऑफिशियली कंबोडिया में शामिल किया, लेकिन दोनों देशों के बीच बाउंड्री इंटरप्रिटेशन में फर्क की वजह से आगे चलकर ये इश्यू बढ़ता गया। फिर 1953 में कंबोडिया गेट्स फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रांस। उसके बाद थाईलैंड ने दोबारा प्रे विहेर टेम्पल और आसपास के एरिया पर क्लेम दिखाया, कहकर कि उनका हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल तौर पर टेम्पल थाईलैंड की टेरिटरी में आता है। फिर 1962 में कंबोडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस फाइल किया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने डिसीजन दिया कि प्रे विहेर टेम्पल कंबोडिया का पार्ट है, क्योंकि फ्रेंच मैप्स जो कि 1907 में बना था उस पर थाईलैंड ने पहले कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। टेम्पल का अप्रोच थाईलैंड से आसान था, लेकिन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स कंबोडिया के पास थे। इन दोनों देशों की कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई 2008 में, जब कंबोडिया ने इस टेम्पल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनवाने की एप्लीकेशन दी और वो अप्रूव भी हो गई।
थाईलैंड ने इसका विरोध किया क्योंकि उनका कहना था कि टेम्पल के आसपास का 4.6 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया डिस्प्यूटेड है। फिर डिप्लोमेटिक टेंशंस और माइनर मिलिट्री झड़प स्टार्ट हुई और दोनों देश ने टेम्पल के पास अपनी आर्मी तैनात कर दी। फिर 2008 से 2011 के बीच टेम्पल और उसके चारों तरफ छोटी छोटी मिलिट्री झड़पें होती रही। फिर फरवरी 2011 में सबसे ज्यादा टेंशन हुआ जब दोनों तरफ से गोलाबारी हुई और कई लोगों की जान भी गई। फिर कंबोडिया ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से क्लैरिफिकेशन मांगा 2013 में कि टेम्पल के आसपास का एरिया किसका है। फिर नवंबर 2013 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने साफ साफ कहा कि नॉट जस्ट द टेम्पल बट द सराउंडिंग प्लेट्यू इज आल्सो अंडर कंबोडियन सॉवरेनिटी। इसके बाद थाईलैंड ने फॉर्मली मिलिट्री विड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। अब आते हैं हम 2025 में। अब रिसेंटली 28 मई 2025 को कंबोडिया और थाईलैंड के सोल्जर्स के बीच एमरेल्ड ट्रायंगल एरिया में 10 मिनट की कॉन्फ्लिक्ट हुई। इसमें कंबोडियन सोल्जर की डेथ हो गई। दोनों देश एक दूसरे पर पहले फायर करने का इल्जाम लगा रहे थे। फिर 15 जून 2025 को थाईलैंड की प्राइम मिनिस्टर पेतोंगटन सिनावात्रा और कंबोडिया के सीनेट प्रेसिडेंट हुन सेन के बीच एक फोन कॉल हुई। ये कॉल अराउंड 17 मिनट्स लंबी थी और इसका ऑडियो फाइल बाद में लीक हो गया। थाईलैंड के पीएम पी सिनावात्रा और कंबोडिया के पीएम हुन सेन के अच्छे फैमिली रिलेशंस थे, इसलिए दोनों ने काफी कैजुअल बातें की फोन पे। पी सिनावात्रा ने हुन सेन से कहा कि उनके ऊपर थाईलैंड के अंदर बहुत प्रेशर है, खासकर थाई आर्मी के एक पावरफुल कमांडर से जो कंबोडिया को क्रिटिसाइज कर रहा था। वो चाहती थी कि हुन सेन उस आर्मी कमांडर की बात ना माने जिसे उन्होंने एक पॉलिटिकल अपोनेंट कहा जो बस इम्प्रेस करना चाहता है। इस कॉल से पता चला कि थाईलैंड की सिविल गवर्नमेंट और उसकी मिलिट्री के बीच रिश्ते कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि आर्मी की तरफ से कंबोडिया के खिलाफ सख्त स्टांस था, जबकि पीएम थोड़ी डिप्लोमेटिक अप्रोच रख रही थी। हुन सेन ने ये रिकॉर्डिंग सीक्रेटली कंबोडिया के अराउंड 80 ऑफिशियल्स को सुनाई और फिर पब्लिक भी कर दी। इस लीक के कारण थाईलैंड में बड़ी पॉलिटिकल क्राइसिस हुई। थाईलैंड की कोर्ट ने पीएम पी सिनावात्रा को टेम्पररी सस्पेंड कर दिया, यानी कि उन्हें अपनी पोजीशन से टेम्पररी हटा दिया गया एक एथिक्स इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर 24 जुलाई 2025 को कंबोडिया और थाईलैंड के बीच बॉर्डर पर बड़ा फाइट स्टार्ट हुआ, इसमें दोनों तरफ से गोलाबारी हुई। कंबोडिया ने रॉकेट्स का यूज किया और थाईलैंड ने यूएसए मेड F-16 फाइटर जेट से एयर स्ट्राइक्स भी किए। इस क्लैश में कई लोग मारे गए, इंक्लूडिंग सिविलियंस। ये सब पुरानी टेंशंस और पॉलिटिकल इश्यूज के बढ़ने की वजह से हुआ। थाईलैंड के अकॉर्डिंग कम से कम 6 सोल्जर्स उनके मारे गए और 13 सिविलियंस की डेथ हुई और 14 सोल्जर्स और 32 सिविलियंस घायल भी हुए। और कंबोडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग 5 सोल्जर्स और 8 सिविलियंस की डेथ हुई और 21 सोल्जर और 50 से ज्यादा सिविलियंस घायल हुए। अगर हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 को देखें तो थाईलैंड 25th पर है और कंबोडिया 95th पर। इसलिए थाईलैंड कंबोडिया से बहुत पावरफुल है। उसके पास यूएसए मेड F-16 भी है, जबकि कंबोडिया के पास कोई खास एयरफोर्स है नहीं। खैर 28 जुलाई 2025 को यूएसए एंड चाइना की इंटरवेंशन के बाद सीज फायर हो गया। अगर हम जियोपॉलिटिकली देखें तो थाईलैंड को यूएसए का सपोर्ट है और कंबोडिया को चाइना का सपोर्ट है, क्योंकि कंबोडिया में चाइना का बहुत इन्वेस्टमेंट है। और अगर हम अपने भारत की बात करें तो हम पूरी तरह से न्यूट्रल हैं। तो दोस्तों ये थी थाईलैंड और कंबोडिया कॉन्फ्लिक्ट की पूरी हिस्ट्री। आपको क्या लगता है कि प्रे विहेर मंदिर पर किसका हक होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। जय हिंद।